हेलो दोस्तों, मैं विपिन सर विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी का जो 2700 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसमें, ठीक। जिसमें हम लोग ऑलरेडी आपका 1180 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 1180 के बाद हमें शुरू करना है। अगर 1180 वीडियो टोटल आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो का जो है डला हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से हम लोग 49 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। तो ये अगला पार्ट है हम लोग का, जिसमें हम लोग 1181 से शुरू करेंगे, ठीक। तो आप वहाँ से जाकर देखिए, पूरा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक। 1180 तक टोटल वीडियो आपको मिलेगा, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 1181 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 1181 नंबर क्वेश्चन आसान है। आपसे कह रहे हैं, ये बोडमास का है, 2 × 20 + 12/4 × 3 - 2 × 2 + 22 पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाग देते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम भाग देंगे, तो 12 में 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3, और इस 3 में 3 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, और 9 - 2 दूनी के 4 हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ 20 9 29 हो गया। अब छोटा ब्रैकेट हम लोग को एक साथ काम कर लेते हैं, तो 20 9 29, 29 में से 4 चल जाएगा, यहाँ तक आ गया 25, और 25 में इस 2 से गुणा कर लेंगे, 50 आ जाएगा। यानी 28 - 50 + 22 आ जा रहा है। तो 22 28 जोड़िएगा 50 हो जाएगा। ये 50 50 माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। एक इजी क्वेश्चन था। 82 क्वेश्चन अच्छा है। बोला है हमें कि एक टैंक को 15 घंटे में ए द्वारा भरा जाता है। देखिए इसमें नल लगा हुआ है, 3 नल लगा हुआ है। ए 15 घंटा में भर सकता है, बी इसे 24 घंटा में भर सकता है, और नल सी जो है इसे 30 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक। ये बोला है कि 30 घंटा में खाली करने वाला का हम लोग क्षमता माइनस में लेते हैं, तो ये 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क एक ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों से कटे, यानी तीनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो यहाँ से तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये टाइम हो गया। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं, इससे हम भाग देते जाते हैं। तो 15 8 120 हो जाएगा, 24 5 120, और यहाँ 3 4 12 इसके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि ये खाली करने वाला नल है। तो अब तीनों को साथ मिलाकर भरना है, तो 8 5 13, 13 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि 13 में से 4 चला जाएगा, 9 हो जाएगा। तो A + B + C तीनों मिलकर कितना देर में भरेंगे, तो ये तो खाली कर रहा है, यानी कि 120 बट्टा तीनों की क्षमता का योग कितना है 9 में भाग दे दीजिए। तो ये देखिए 3 3 के 9 और 3 4 के 12, यानी कि 40/3 घंटा में ये भरेगा, ठीक। ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है 40/3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। टोटल वर्क निकाल के आराम से भाग दे देंगे सभी की क्षमता को जोड़कर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 124 दिन में करने का ठेका लिया। 124 दिन में करने का ठेका लिया और 120 व्यक्ति को नियुक्त किया। यदि 64 दिन के बाद उसे पता लगा कि 2/3, देखिए 120 व्यक्ति नियुक्त कर रहा है और 64 दिन बाद, यानी कि 64 दिन में देख रहा है कि कितना काम हुआ है। हमेशा M1 D1 और नीचे M1 D1 H1/W1 होता है। W1 हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो 120 आदमी 64 दिन में 2/3 काम कंप्लीट कर लिए, ठीक। तो अब हमें बोला हुआ है इतना आदमी कंप्लीट कर लेते हैं, तो 64 दिन बाद उसे पता लगा कि 2/3 काम पूरा हुआ, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाए। तो देखिए यहाँ पे उसके पास 120 व्यक्ति हैं, तो मान लेते हैं एक व्यक्ति को हटा लेता है ताकि काम समय पे पूरा हो जाए। तो 64 दिन का काम हो गया है, 24 दिन में काम कराना था, जिसमें 64 दिन का हो गया है, तो 64 दिन घटा लेंगे, यानी कि और 60 दिन का काम बचा हुआ है। तो ये 60 दिन का काम बचा हुआ है, और टोटल काम कितना बचा हुआ है, तो 2/3 काम हो गया, यानी कि 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3 काम बचा हुआ है। M1 D1/W1, M2 D2/W2। अब कितना हटाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 60 से कटाएंगे 60 दूना 120, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 120 में से आप 64 घटा दीजिए, जो कि क्या हो जाएगा 56 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 56 व्यक्तियों को उसे कार्य पर से हटाना होगा ताकि काम क्या हो जाए, समय पे पूरा हो जाए।
M1 D1 ये 120 आदमी 64 दिन में 2/3 काम करते हैं, तो कितना व्यक्ति 1/3 भाग 60 दिन में करेंगे। तो यहाँ हम x घटा लिए हैं, बोला कि कितना को हटाना पड़े। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 में बोला हुआ है कि लगातार 10 पारियों में राहुल शर्मा के स्कोर क्रमशः पहली प्रथम 10 प्राकृत संख्या, देखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्या हमेशा किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृत संख्या है इनफाइनाइट तक। और अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए तो उसमें जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। इसमें बोला हुआ है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बोला है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, उनका जो औसत स्कोर होगा, तो डेटा का माध्य या औसत एक ही चीज होता है। इसका माध्य पूछा है कि माध्य क्या होगा। तो देखिए माध्य तो आप क्या करते हैं कि सभी आंकड़ा को जोड़कर और जितना आंकड़ा रहता है भाग देते हैं। लेकिन अगर संख्याएं लगातार हो, लगातार संख्या दी गई हो, तो जो बीच में होता है वही औसत होता है, वही माध्य कहलाता है। तो देखिए इसमें 10 गो संख्या है, तो 2 2 4 5 गो इधर 5 गो इधर, यानी कि बीच में इनके दोनों के बीच में कौन सा आ जाएगा, तो 5.5 जो होगा, 5 और 6 के बीच में कौन सा होगा, तो 5.5 यही इनका माध्य हो जाएगा या फिर औसत हो जाएगा। दोनों बात एक ही हुआ, क्लियर। तो ये समझ गए होंगे, माध्य कहिए या फिर एवरेज कहिए, जो बीच में संख्या। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ 10 नहीं रहता तब औसत क्या हो जाता, 5 हो जाता। 4 गो इधर संख्या हो गया और 4 गो इधर संख्या, बीच में 5 हो जाता। ठीक, तो जब संख्याएं सम में होती है तो उनका बीच में नहीं निकलता है, जो 2 गो संख्या उसके बीच में हो जाएगा वही औसत हो जाएगा, वही माध्य हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए, ऐसे मान लीजिए ऐसे रहे 2 4 6 8 10 12 ऐसे रहे, प्रथम ये क्या है, सम संख्या है। तो ऐसे सम संख्या की बात करें, 2 2 4 2 6 को सम संख्या पूछे, इसका औसत क्या होगा, तो बीच में, एकदम बीच में क्या है, तो ये देखिए 6 8 के बीच में कौन सी संख्या आ जाता है, 7 आ जाता है, ये औसत हो जाएगा, ये माध्य हो जाएगा। अगर हमें इसको हटा दिया जाए, अब पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो 2 इधर 2 इधर, यानी कि 6 इसका औसत हो जाएगा या माध्य हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें बात क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अब नहीं कि ये जोड़कर आप भाग देने लगेगा, आपका टाइम किल होगा। ठीक, तो 5.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगला बोला है कि बोडमास के रूल को अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है, 11 बड़ा कोष्टक 2 × 9 माइनस मझौला कोष्टक में है 12 भागे छोटा कोष्टक में है 7 माइनस 2 प्लस 1 फिर छोटा कोष्टक बंद इंटू 13 माइनस 11 छोटा कोष्टक बंद मझौला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये बोला है ना कि बोडमास के रूल का आपको पालन करना है। तो देखिए बोडमास में ना पहले ब्रैकेट जो रहता है ना, तो ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्टक तोड़ते हैं, छोटा कोष्टक मझौला कोष्टक, तब बड़े कोष्टक की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें तो रेखा कोष्टक नहीं है, सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को तोड़ना होगा। तो 13 में से 11 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ देखते हैं तो 7 1 8 8 में से 2 चला जाएगा 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले ना छोटा कोष्टक के लिए दोनों को हम गुणा करेंगे। ठीक, तो ये गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और इस 12 में भाग दे देंगे तो 12 भागे 12 इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ जाइए तो 9 दूना 18, 18 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तब 11 माइनस 17, ये 11 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -6 जाकर इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 2 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 6 दूना 12। अब इस 12 में 12 से भाग देंगे, मझौला कोष्टक को तोड़ेंगे तो 1 आ जा रहा है। अब 1 यहाँ 9 दूना 18 में से 1 चला जाएगा 17, तो 11 माइनस 17 यानी कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 मीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 36 है। तो समचतुर्भुज तो बहुत आसान है, फिगर बनाइए और सबका आंसर पाइए। कोई भी क्वेश्चन हो समचतुर्भुज का, केवल समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ बोला है कि सभी भुजा इसका कितना है, 30-30 है, ये भी 30 है, सभी 30-30 का है। और इसमें एक विकर्ण की लंबाई इसका दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, 36 दिया हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा समचतुर्भुज में कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है ना संपूर्ण पे समद्विभाजित करता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और समद्विभाजित, यानी कि ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। तो अगर ये 36 दिया है तो ये 18 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। तो कर्ण अगर 30 है और एक भुजा 18 है तो
दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 5 6 3 4 5 होता है ना, 3 4 5 होता है, ठीक, ये बात ध्यान होना चाहिए। तो 3 4 5 देखिए 5 6 के 30 और ये 3 वाला है, 3 यहाँ आ जा रहा है, 4 वाला हमें नहीं पता है। देखिए 3 6 के 18, ये 6 से गुणा है, यहाँ से भी 6 से गुणा, तो ये 6 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अर्थात ये वाला भुजा जो 24 हो गया तो ये भी कितना हो गया 24 हो गया। तो जब दोनों 24, अगर इसका एरिया निकालना हो, इस त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो 1/2 आधार कितना है 18 और गुणे ऊंचाई 24 है। और ऐसे ऐसे कई गो त्रिभुज बन रहे हैं तो 1 2 3 4 त्रिभुज बने हैं तो 4 से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4 यानी 18 चौके 72 और 72 में आप 24 से गुणा, देखिए 24 गुना 48 में 18 से गुणा कर लीजिए तो 18 8 144 और 18 चौके 72 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा तो 764 सेंटीमीटर में कि मीटर में 800 होगा जी, 1 मिनट 7 1 8 हो जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें किसी भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हमें क्या ध्यान रखना होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण पे अगर समद्विभाजित करते हैं तो ये अगर 30 है 18 है तो 24, यानी कि विकर्ण कितना हो जाएगा 48। अब विकर्ण से मतलब नहीं है, ये 24 हो गया तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ऐसे ऐसे 1 2 3 4 समकोण त्रिभुज बने तो 4 से हम क्या कर लिए गुणा कर लिए, ठीक, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि एक छात्र 7 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे कुछ समय 75 किलोमीटर की, देखिए पहला जो फर्स्ट समय लगा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और दूसरे में बोला है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। और जो इसका देखिए इसको एलिगेशन से बना दीजिए, जो इसका कुल जो एवरेज स्पीड है वो कितना है 7 घंटा में 42 जा रहा है, यानी कि 7 छक्के 42, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 420 गया है 6 घंटा में, तो 6 से भाग दे दीजिए, यानी कि 7 घंटा में गया है तो 7 छक्के 42, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या होगा एवरेज आ गया। अब एलिगेशन लगा दीजिए, तो अगर घटाएंगे तो 60 में से 55 गया 5 हो जाएगा, और रेशियो इधर से देख लेते हैं तो 15, यानी कि 1:3 आ जा रहा है, 1:3। तो 3 1 4 हो गया, दोनों का योग 4 हो गया। इस 4 का वैल्यू कितना घंटा लगाता है, समय 7 घंटा लगाता है। तो हमें पूछा हुआ है कौन सा समय पूछा है, देखिए 75 वाला कि 55 वाला पूछा हुआ है। किसका पूछ रहा है, कह रहा है कि उसने कितने समय के लिए उच्च गति द्वारा, यानी उच्च गति द्वारा 1 यूनिट, तो जब 4 यूनिट का वैल्यू 7 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/4, यानी कि इसको घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा 4 एकम 4, और 3/4 का मिनट मतलब क्या हुआ तो 15 या 45 मिनट हो जाएगा, ठीक, कितना 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट जो है समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बात क्लियर। इसमें हम आराम से एलिगेशन लगा देंगे। पहला जो चाल था 75 किलोमीटर, दूसरा चाल 55, और जो एवरेज वाला था औसत जो चाल था उस यहाँ से 420 7 घंटा जा रहा था नहीं, स्टार्ट हो गया, घटा दिए 1:3 में बांट दीजिए, तो 4 का वैल्यू अगर 7 घंटा है तो 1 का वैल्यू 7/4, यानी 1 घंटा 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x और y 2 दशमलव स्थान तक मान दिया हुआ है। देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3.57 और y का वैल्यू दे दिया है 3.42। तो पूछ रहा है कि x प्लस y का उच्चतम मान पूछ रहा है हमें, कि ऊपरी सीमा निकालना है। तो जोड़ दीजिए पहले, 7 2 9, 5 4 9 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 3 6 आ जा रहा है, तो 6.99, यानी कि इसका ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा आपका तो ये 7 हो जाएगा। इसका लगभग इसका मान हम क्या मानेंगे 7 मानेंगे, ठीक, क्योंकि ये 6.99 है, यानी कि 7 के करीब है। इसकी ऊपरी सीमा कितनी है 7 है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आप 1 कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्या बोला हुआ है, ठीक। देखिए 89 नंबर क्या कह रहा है कि cot 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस साइन 45 प्लस 1 प्लस साइन 45 बटा cot 45, ठीक। इसका बोला है ना कि मान निकालिए, तो बस इसमें कुछ नहीं है, मान रख के हमें जोड़ देना है, ठीक, बस मान रख के जोड़ देना है। देखिए cot 45 का वैल्यू 1 हो जाता है, 1/1 प्लस 1/√2 हो जाता है साइन 45 का वैल्यू, प्लस
यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा और cot 45 का वैल्यू नीचे 1 आ जाएगा। ठीक, तो नीचे कुछ करना नहीं है। अब इसको देख लीजिए, ये जब ऊपर जोड़ के ले जाएंगे तो √2 बट्टा 1 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक, √2 प्लस 1 या 1 प्लस √2 प्लस 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा। ठीक, अब इन सबको साथ में जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, नीचे एलसीएम हो जाएगा √2 इंटू 1 प्लस √2। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, यानी कि √2 में √2 से गुणा करेंगे 2 मिल जाएगा। यहाँ 1 है, इसका मतलब ये उठ के चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस इससे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस √2 से √2 कैंसिल तो यहाँ चला जाएगा 1 प्लस √2 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या मिल जा रहा है यहाँ से, तो ये 2 4 1 5 हो जा रहा है, 5 प्लस √2, ये √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और बट्टा में कितना आ जा रहा है, तो ये जब गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस √2 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, इसको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ, 2 माइनस √2 और बट्टा 2 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा, देखिए नीचे तो मिल जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 2 दूनी के 4 में से 2 गया, नीचे हम लोग का 2 मिल जाएगा। ठीक, नीचे 2 मिल गया, ऊपर क्या हो रहा है, तो 5 दूना 10 हो जा रहा है, 10। और फिर इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 में अगर माइनस √2 से गुणा कर, पहले इसको कर लिए, 2 दूनी के 4, तो ये 4√2 और माइनस 5√2 हो जा रहा है। ठीक, तो अब देख लीजिए क्या आंसर मिल जा रहा है आपका। यहाँ से आंसर हम लोग का क्या मिल जा रहा है, तो 10 में से 4 गया 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस। अब यहाँ देखिए 5√2 में से 4√2 घटाएंगे तो केवल √2 बच जाएगा, और √2 बट्टा नीचे 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस √2 बट्टा 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें केवल मान रख देना था, 45 डिग्री मान रख के इसको सॉल्व कर देना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 5100 रुपये को ए और बी में बांटना है, 8:9 के रेशियो में बांटना है, तो 8 9 17 हुआ, 17 का वैल्यू कितना है, टोटल 5100 रुपये है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 300 रुपये। तो क्या पूछा है आपसे कि बी का भाग ए से कितना अधिक है। देखिए बी का, ये ए है और ये बी है, तो बी का भाग यहाँ 1 यूनिट अधिक है, इस एक का वैल्यू ही कितना आया, 300 रुपया, अर्थात 300 रुपया अधिक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। 91 क्या बोला है, 91 कह रहा है कि 35 माइनस 42 भागे 6 प्लस 13 गुणे 2। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 6 7 42 और प्लस 13 दूना 26 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो 35 माइनस 7 प्लस 42, 35 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। 61 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 56 जाकर के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 56 हो जाएगा, यानी 1 मिनट, 11 में से 7 जाएगा, 4 ना होगा जी, 54 आंसर हो जाएगा। ठीक, 54 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ घटाने में मिस्टेक हो गया था, 11 में से 4 गया 7, 54। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि 250 का हमें निकालना है 46% क्या होगा। प्रतिशत का मतलब नीचे 100 आ गया, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 5 25, 2 से कटा लिए तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी कि 5 3 15 और ये 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 115 हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला बोला है कि 300 और, देखिए 300 और 500 के बीच, इसके बीच ढूंढना है जो कि 6 8 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब 6 8 10 12 का मतलब इनके एलसीएम से विभाजित होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 गुणे 2, 3 दूना 6 और 8 लेना है, इसका मतलब 4 ले लेते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 10 लेना है तो 1 5 हमें लेना होगा, तभी ना 5 2 10 हो जाएगा। 12 के लिए छाड़ते हैं, 12 इसमें है ही तो खत्म हो गया। देख लीजिए कितना रहा, 5 चौको 20, 23 60 दूना 120 एलसीएम आ रहा है। इसका मतलब कि वो जो संख्या इन दोनों के बीच में होगा 120 का गुणज होगा, 120 का गुणज। तो 120 का गुणज क्या हो जाएगा, 12 3 36, 360 और 12 3 36,
चौक 48 हो जाएगा, 480 भी इसके बीच में आ रहा है, ये दोनों संख्या हो जाएगा, 360 भी हो जाएगा, 480 आएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें 360 दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखना होगा 480 भी हो जाएगा जो इन सब से कट जाए, ठीक। तो 480 नहीं दिया, यहाँ 360 दिया हुआ है, क्लियर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 94 हमें बोला हुआ है, 94 कह रहा है कि ए 12 दिन में अकेले काम पूरा कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है। देखिए ए 12 दिन में कर लेता है, टाइम ले लेते हैं, और बी जो है इसे 16 दिन में कर सकता है, ठीक। बोला है कि सी के सहायता से वे 6 दिन लेते हैं, सी के साथ मिलकर पूरा करने में उन्हें 6 दिन लगता है। इसका मतलब ए बी सी भी है, जिन लोगों को कितना दिन लगता है, 6 दिन लगता है। तो यहाँ से टोटल वर्क जो है क्या निकल जाएगा, सबका एलसीएम तो देख लीजिए, 6 8 48, 16 3 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा टोटल वर्क इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 12 चौके 48, 16 3 48, 6 8 48 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सी का इफिशिएंसी होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 3 7, इस ए बी सी में से ए बी को घटा लेंगे तो ए बी का 7 घटा लेते हैं, यानी सी का इफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से सी का हमारा 1 निकल गया। तो अब क्या बोला है आपको, कह रहा है कि सी और डी एक साथ मिलकर 30 दिनों में इस काम को पूरा करते हैं, तो खुद उस कार्य को पूरा करने के लिए डी, अच्छा एक बात बताइए कि सी प्लस डी जो है मिलकर ये 48 काम को 30 दिन लिए हैं, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे काम से, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 30, 6 8 48, 8/5 दोनों का एफिशिएंसी हो गया। तो इसमें से अगर हम डी सी वाला घटा देते हैं, इस 8/5 में सी का क्षमता 1 अगर घटा लेते हैं तो डी का क्षमता निकल जाएगा, बात क्लियर। ये सी और डी का क्षमता निकाल लिया 8/5, तो यहां से अगर हम सी का क्षमता 1 घटा ले, यानी कि 3/5 जो है डी का क्षमता आ गया। तब डी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो डी काम कितना है 48 और डी की क्षमता कितना आ गया 3/5, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 5 से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो देख लीजिए 3 से करेंगे 16 3 48, 16 5 80, यानी कि 80 जो है ये डी अकेला काम कितना दिन में करेगा, तो 80 दिन लगा लेगा। ये कितना दिन लगा लेगा, 80 दिन हो जाएगा, बात क्लियर। अगर नहीं समझें तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। 12 ये सब निकाल लिए, टोटल वर्क 48 हो गया। तो बोला था कि सी और डी मिल करके इस काम को 30 दिन में करते हैं, तो 48 काम है 30 दिन में करते हैं, 30 से भाग दिया, यानी कि 8/5 जो है दोनों की क्षमता का योग आ गया। तो अगर सी की क्षमता 1 घटा लेते हैं तो डी की क्षमता कितना आ जा रहा है 3/5, तो डी टोटल काम 48 है, 3/5 से भाग दे देंगे तो कितना दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी आ जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 95 क्या कह रहा है आपका, दीपा ने 185 कप का एक सेट खरीदा, परंतु बाद में ये 185 रुपये में खरीद रही है, इसका क्रय मूल्य कितना है 185 है, और बाद में उसे 170 रुपये ये जो बेच दी उसे 170 रुपये 20 पैसा में बेच दी उसे। तो कह रहे उसे कितना प्रतिशत हानि हुआ, पहले हानि निकाल लीजिए कितना हानि हो रहा है, तो घटा दीजिए इसको, ठीक। सीपी में से एसपी, तो ये 80 पैसा हो जाएगा, इधर 80 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 4 हो जाएगा, और 8 में से 7 गया, 14 रुपया 80 पैसे की हानि हो रही है। तो ये हानि किस पे, क्रय मूल्य पे, यानी कि 185 का कितना प्रतिशत है, यही में पूछा हुआ है। तो देखिए ये 2 0 इस दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम अगर कटा लेते हैं इसे, तो 5 8 40 हो जाएगा, ये 8 मर्थ में कट जा रहा है, ठीक। 8 5 40, 8 8 64, 4 68 हो जाएगा, 8 1 8 6 14 हो जाएगा। तो 8% का इसे जो लॉस हुआ, ये 8% का कितना हुआ, लॉस हुआ, हानि हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि एक बहुफलक के 10 अग्रभाग और 23 किनारे और शीर्षों की संख्या क्या होगी, इसके शीर्षों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो ज्यामितीय आकृति यूलर साहब बताए थे, यूलर साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, यूलर का सूत्र इसे कहते हैं हम लोग, यूलर का सूत्र। यूलर साहब क्या बताए थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी 3D आकृति हो ना, त्रिबिंबीय आकृति होते हैं, उनमें क्या होता है, तो देखिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सतह प्लस शीर्ष माइनस किनारा
बराबर ऑलवेज 2 होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये यूलर का फॉर्मूला दिए थे, इसे यूलर का सूत्र कहते हैं। सतह प्लस शीर्ष माइनस किनारा बराबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको घन में पता होगा कि घन में एज कितने होते हैं, तो 12 किनारा होते हैं, ठीक। 12 किनारा, सतह कितने होते हैं, तो 6 सतह होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। और किनारा कितने होते हैं, 12 होते हैं। देखिए इसी से हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। 8 6 14, 14 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप सिद्ध है, इसको सिद्ध नहीं करना है, ये आपका होता ही है त्रिबिंबीय आकृति में। तो अब इसमें हमें बोला हुआ है कि 10 अग्रभाग। अब देखिए अग्रभाग में आप कंफ्यूजन है, अग्रभाग मतलब सतह हो गया, उसका सरफेस हो गया। तो सतह 10 दिया हुआ है, 10 लिख देते हैं अग्रभाग के नीचे। और किनारा दिया हुआ है, ये जो किनारा दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, हमें 23 किनारा दिया हुआ है। ये शीर्ष पूछ रहा है, x मान लेते हैं। तो ये दोनों जोड़ करके ये घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसको करिएगा तो -13 उधर जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। अर्थात जो इसमें शीर्ष होगा ये कितने होंगे, 15 शीर्ष होंगे। तो ये यूलर साहब का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 97 आइए, 97 क्या कह रहा है। 97 हमें बोला हुआ है कि 20% किसी वस्तु की कीमत कम कर रहे हैं, फिर 20% बिक्री बढ़ा दे रहे हैं, तो उसका जो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर 20% कम कर रहे हैं यानी कि 80 कर रहे हैं, 100 अगर मूल कीमत है, इसमें 20 घटा रहे हैं तो 80 हो जाएगा। फिर 20 बढ़ा दिए हैं, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और बट्टा में ना 100 देते हैं। इसका रीजन क्या है कि दोनों 100 दीजिएगा, फिर प्रतिशत में बदलेगा तो 100 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा, 1 कट जाएगा। तो देख लीजिए क्या प्रभाव पड़ रहा है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 8 96। इसका मतलब ये 96 जो है 100 से कितना कम है, 100 से 96 कितना कम है, तो 4% कम है तो कमी हो जाएगा, ठीक। अगर अधिक रहता है तो क्या हो जाता, वृद्धि हो जाता। अगर यही इसका 112 माना जाता तो 12% की वृद्धि हो जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूल कीमत में 4% की कमी हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला हमें क्वेश्चन बोला हुआ है 98 नंबर, कह रहा है कि a प्लस 1/a बराबर 8 दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है ना कि AQ प्लस 1/AQ बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए एक आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर a रहे तो q वाला डायरेक्ट फॉर्मूला AQ प्लस 1/xq बराबर, यहाँ xq रहेगा, xq प्लस 1/xq बराबर क्या होता है, AQ माइनस 3a। यानी यहाँ जो संख्या रहेगा ना उसका क्यूब कर देंगे और उसमें से 3 यानी कि 3 गुणे a हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ये जो 8 का क्यूब होगा वो 512 होगा, आपको पता ही है। और इसमें इसका 3 गुना यानी कि 8 तरीके 24 इसमें आप घटा दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 10 में से 2 गया 8 और ये 4 बच जाएगा, यानी कि 488 जो है आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। 8 का क्यूब 512 माइनस 3 है, यानी कि 8 तरीके 24 हमें घटा देना है, AQ माइनस 3 है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ठीक। तो ये सब आपका अलजेब्रा का रूल है छोटा छोटा, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर नहीं ध्यान है तो क्यूब करके भी बना सकते हैं, वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक। तो टाइम बचाने के लिए ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा 45 डिग्री है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का योग, अच्छा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब का योग निकालना है। तो सबके 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। देखिए 45 डिग्री में मान क्या होता है, साइन कॉस का मान बराबर होता है, साइन का कॉस का मान 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाता है, ठीक। तो अगर आपको पता है तो तुरंत बहुत जल्दी जोड़ लेंगे। टैन का मान होता है 1, कॉट का भी मान 1 होता है, तो 1 डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। कॉस का, कॉसेक का और सेक का दोनों का √2 होता है तो 2√2 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब एक बात देखिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मान क्या आ जाता है, यहाँ से 3√2 और प्लस 2 जो है आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक। ये हमें पूछा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा
प्लस सेक थीटा, इन सब का वैल्यू निकालना है। और थीटा की जगह अल्फा है, यहाँ अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा का जो मान यहाँ दिया है ना, थीटा ही हम मान लेते हैं। अल्फा जो है थीटा जो है 45 डिग्री दिया है, तो 45 में सबका मान हमने रख लिया, जोड़ लिया, तो 3√2 + 2 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बात क्लियर, सबका मान लिख करके 45 डिग्री वाला हमें जोड़ देना था, ठीक। तो साइन का दोनों का साइन कॉस का बराबर होता है, √2 आ गया, ये 1 1 2, tan कॉट का 45 में 1 होता है, तो 1 1 2, और ये कॉसेक का और शेक का √2 होता है, तो √2 जोड़ेंगे, 2√2 सबको जोड़े, इतना आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 1200 क्वेश्चन, ठीक। 1200 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। 1200 बोला है कि एक ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंबवृत्तीय बेलन का आधार लंबाई, यानी इसका जो लंबाई दिया हुआ है ना वो 14 सेंटीमीटर है। बेलनाकार का एक छोर लंबवृत्तीय शंकु है और दूसरा छोर गोलार्ध है। सभी तीनों भागों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि शंकु और गोलार्ध समेत बेलनाकार वस्तु का कुल जो है लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर नहीं, देखिए यहाँ पे बोला है हमें कि घन सेंटीमीटर में ठोस वस्तु का क्षेत्रफल कभी भी घन सेंटीमीटर नहीं होता, वहां वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक। आप वर्ग सेंटीमीटर सुधार लीजिएगा, वर्ग सेंटीमीटर में इसका एरिया निकालना है। तो देखिए ये क्या बोला हुआ है कि एक तो ये बीच में बेलनाकार है, ठीक, बीच में बेलनाकार है, और एक और अर्धगोला है, गोलार्ध मतलब क्या है, अर्धगोला है, और दूसरा और जो है शंकु है, यहाँ से शंकु दिया हुआ है, ठीक। ये सही एक फिगर है, ठीक। और इसी फिगर का जो है हमें को बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब सब कुछ क्या दिया है, तो सबकी जो रेडियस है ना, यहाँ आर का वैल्यू सब में जो आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। आर सब में 3 सेंटीमीटर। और ये क्या बोला है ना कि ये जो बेलन है ना, बेलन की ऊंचाई जो है ना, यहाँ बेलन की ऊंचाई केवल हम लिख देते हैं, एच जो है बेलन की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे, तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्या कह रहा है हमें कि टोटल यहाँ से यहाँ तक लेकर टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 21 है। अच्छा एक बात बताइए कि ये अगर 3 है त्रिज्या, तो हर जगह त्रिज्या बराबर ही होगा, अर्धगोला का त्रिज्या हर जगह क्या होगा, बराबर। तो ये 3 इधर है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ तक ये 14 है, तो 14 और 3 17 हो गया, और टोटल अगर 21 है तो 21 में से अगर 17 घटा लेते हैं तो ये 4 बच जा रहा है। ये जो शंक्वाकार भाग है इसकी जो ऊंचाई हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है, ठीक। और ये त्रिज्या तो सबका कितना है, 3 है, ठीक। तो अब हम इसका आराम से निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है, इस भाग का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल। पहले तो हम क्या निकालते हैं, तो ये बेलनाकार भाग का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे जब मोड़ेंगे हम तो ये वक्र भाग ही रहेगा केवल, ठीक। इधर संपूर्ण नहीं रहेगा, इधर ढका हुआ है। तो वक्र भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πRh रहता है, 2πRh रहता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस गोला का अर्धगोला हो गया, तो अर्धगोला का कटोरा जो रहेगा उसका केवल पेंदी वाला का क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल रहता है 4πr², तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 2πr², प्लस ये एक शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। अब देखिए यहाँ l की बात है, तो एक बात बताइए कि ये 4 ऊंचाई 4, ये 3 हो गया, तो 3 4 5 ट्रिपलेट किसका बनता है, 3 4 5, तो ये इसका जो तिरछी ऊंचाई l हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब मान रख दीजिए सब में। एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ से 2π नहीं, पाई सब में क्या है, कॉमन है, तो पाई हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। आर भी कॉमन है तो आर भी कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन है, तो यहाँ पे बच जा रहा है 2h प्लस पाई आर कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 2r बच गया, ठीक। सॉरी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे बच गया हमारा, अगर पाई आर कॉमन ले लिए तो 2r प्लस यहाँ पाई आर कॉमन ले लिए तो l बच जाएगा। अब सबका मान रख दीजिए ना, पाई में ही आंसर पूछा हुआ है तो पाई रहने दीजिए। r का वैल्यू 3 है तो 3 और गुणे 2h, ये h किसका है, तो बेलन का ऊंचाई है, तो बेलन का ऊंचाई 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, प्लस 2r यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस l का मान कितना है, तो l का मान 5 है, तो अब रख दीजिए
6 5 11, 11 में 18 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, यानी कि 39 तिहाई कितना हो जाएगा, देख लीजिए, गुना कर लीजिए, 39 तिहाई 29 27 7 2 3 तरीके 9 2 11, 117 पाई जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एरिया, तो 117 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर। ये जो आकृति बना है ना, इसका हमें क्षेत्रफल पूछा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का ले लिए 2 पाई RH, उसके बाद ये वाला क्षेत्रफल है अर्धगोला का जो है वक्र वाला क्षेत्रफल, केवल कटोरा का नीचे वाला लेना है 2 पाई R स्क्वायर, और इसका लेना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई RL, यहाँ पाई R कॉमन था तो ले लिए, तो यहाँ बच गए 2H 2RL बच गया। अब मान सबका रख दिए, पाई में ही आंसर दिया था तो पाई को हमने रहने दिया, चेंज नहीं किया। 3 इसका है, यहाँ 14 दूना 28, इसका ऊंचाई ये लंबाई जो है कितनी है 14 है, तो 14 दूना 28, यहाँ 3 दूना 6 और L का वैल्यू 5 आ गया, सबको जोड़कर गुणा किया कितना आ गया 117 पाई आ गया। ठीक, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए, हम लोग 1200 क्वेश्चन तक पहुंच गए। ठीक, तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत तोड़ तोड़ कर हम लोग किए। ठीक, तो आप अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। तो लॉकडाउन आपको अच्छा समय मिला हुआ है, तो इसमें समय का आप लोग उपयोग करें, ठीक, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, ये नहीं कि बैठ के इधर उधर अपना टाइम पास करें। तो घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए अच्छा से, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक, चलिए ओके बाय, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।